चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें बेटा। आज नया टॉपिक शुरू करना था, क्यों वो खत्म नहीं हुआ हमारा? कहाँ पहुंचे थे? अच्छा पेज नंबर बता दो। 27 27 पेज पर वो कह रही है अभी हमारा टॉपिक रहता था। अच्छा ये छोटे छोटे आयोग रहते हैं, ठीक है। पेज 27 पर कुछ आयोग दिए हैं, ये पढ़ाऊंगी। अब ध्यान से सुनो। हरियाणा में छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं बेटा, जिसमें हरियाणा में एससीज के लिए आयोग है। एसटी का हमने कोई आयोग नहीं बनाया क्योंकि हमारे यहाँ ट्राइब्स है ही नहीं। हम सब जानते हैं ट्राइब्स के लिए पहली शर्त है जंगल, और हरियाणा में बहुत बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, फर्टाइल लैंड है। तो हम क्यों जंगल उगा के यहाँ की बढ़िया ज़मीन को खराब करें? हम देश का पेट भरेंगे। हमने बेटा ये बीच में बातचीत तुम क्यों करते रहते हो? हमने अपने देश में इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने का बीड़ा उठा रखा है। हम हैं, यूपी है, पंजाब है, हम तीनों बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पे काम करते हैं और इसीलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरता है। अगर हम जंगल यहाँ पे उगा के बैठ गए तो लोग भूखे मरेंगे। हम जानते हैं हरियाणा और पंजाब तो खास जाने जाते हैं अपनी हरित क्रांति के योगदान के लिए। इससे पहले तुम्हें याद है 1965 में भारत पाक युद्ध के समय अमेरिका ने हमें आंख दिखाई थी कि भूखे मरोगे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे पीएम थे। तब फिर हमने काम किया कि नहीं, कोई इस चीज पे रोटी के ऊपर हमें आंख दिखाता है और उस हिसाब से हम विदेश नीति बनाएंगे, गलत है। तब फिर हमने 1965 के युद्ध के बाद बड़े लेवल पे काम किया कि ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो, गेहूं और चावल का, ताकि पेट भर ले। और सब चीजें बाद की बात है, पेट भरा होना पहली शर्त है। और इसका सबसे बढ़िया परिणाम दिया था या तो पंजाब ने और या फिर हरियाणा ने। प्लस अगर जमीन ज्यादा की बात करूं तो यूपी, क्योंकि उनके पास जमीन का एरिया ज्यादा था, हमारे पास तो एरिया कम था ना। टोटल जमीन का 1.34% तो लेके बैठे हैं भारत का। आबादी है 2.09 और इस आबादी का पेट भरने के अलावा देश का पेट भी भरते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ मिट्टी के ऊपर काम किया गया। तो हमने अपने यहाँ आयोग बना रखा है एससीज का, औरतों का, चुनाव का। ये बेसिक चीजें हैं, इसको तो मैं पढ़ा ही दूंगी। एक्चुअली कुछ बच्चों के पास आज किताब नहीं होगी न्यू जनरल में, कल सब लोग किताब ले लेना। यहाँ भी कोई एक आधा हो तो अपनी किताब अरेंज कर लो बेटा, पुरानी भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, नई भी किताब जरूर रखो। कुछ बच्चे आज क्योंकि ये क्लास जुड़ती हैं, न्यू में जुड़े होंगे, जिनके पास बुक नहीं होगी, कोई नहीं, आज मैं एक टॉपिक शुरू करा देती हूँ, इसको कल करा दूंगी क्योंकि ये है आंकड़े वाला सारा। आज अगला टॉपिक शुरू करा के फिर इसमें से कल टॉपिक पढ़ा दूंगी। एक ही पेज तो रह गया बस, ये 27, ठीक है। आज तुम 51 पेज निकाल के छोड़ दो, पहले मैं उसको बोर्ड पे समझाऊंगी ताकि जिनके पास बुक नहीं है उनको भी समझ में आ जाए। देखना 51 पेज पर है शायद वो टॉपिक। हाँ कुछ 51 पर तो नहीं है, ये है, हाँ 51 ही है बेटा। टूरिस्ट प्लेसेस, एक बार जरा उसको बोलना, कोई है यहाँ पर बाहर क्लास में कौन है? उनको बोलो मैंने कल संदीप से पीपीटी लगवाने के लिए कहा था, उसको लगा देंगे। हमारे हरियाणा में ना बेटा बहुत ज्यादा घूमने फिरने की जगह है नहीं। हमने तो अपने हरियाणा में हमेशा से, जब हम नहीं भी थे तब भी हमने इसका नाम सुना है खेती के लिए। जैसे यहाँ शहर बसे, यहाँ महाजनपद बसे, क्योंकि यहाँ एरिया बहुत फर्टाइल था। तो जब बात करते हैं पर्यटन स्थल की तो बहुत ज़्यादा तो हमारे हैं नहीं विकसित, पर छुटपुट सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम हुआ। एग्जाम में प्रीवियस ईयर में देखना, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। हरियाणा हमेशा से या तो दिल्ली के साथ अटैच रहा, या यूपी के साथ, या पंजाब के साथ। हरियाणा की अलग से अपनी आइडेंटिटी कभी थी ही नहीं, क्योंकि एक तो एरिया छोटा था, ऊपर से किसी भी बड़े राजा महाराजा ने आपके यहाँ राजधानी नहीं बनाई। राजधानी या तो उनकी आगरा थी, या उनकी राजधानी थी दिल्ली, या फिर लाहौर। ये तीनों शहर हमसे दूर पड़ते हैं भाई। दिल्ली भी हमसे देखा जाए तो हमसे अलग ही हो गया, लाहौर तो फिर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो हमारे हरियाणा में बैठ के किसी ने राज नहीं किया, लेकिन यहाँ से बेटा कमाई सबने की। हमारी हांसी का जो इक्ता था, इक्ता मतलब लैंड ऑफ एक एरिया मान लो तहसील टाइप में, हांसी से बहुत रुपया जाता था, बहुत सारा पैसा। तो हमारे हरियाणा में जब भी बात करेंगे कि पर्यटन स्थल, तो इसको समझना कि हमारे पास कोई बहुत फेमस पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन जितने
हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी या तो लोकल आदमी ने बनवा दिए या किसी बड़े राजा के मन में किसी के में आया। जैसे एक एग्जाम्पल दें, गुजरी महल है हमारे हरियाणा में। ये गुजरी महल बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन तुगलक यहाँ नहीं रहता था। तुगलक की तो वाइफ थी गुजरी, और उस टाइम पे बेटा राजा बहुत बहुत शादियां करते थे। सुल्तान के रूप में उसने दिल्ली पे राज किया, और फिरोज शाह तुगलक का राज भी लंबा चला, 1351 से 1388। उस बीच में उसने हमारे यहाँ गुजरी महल का निर्माण करवा दिया। लेकिन वो यहाँ रह के रियासत पे कब्जा नहीं किया उसने, बस वो था भाई ठीक है एक महल बनवा दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ा, जैसे अगर आपके यहाँ राजा नहीं थे, सुल्तान नहीं थे, आपके यहाँ जो इस्तेमाल हुआ ना चीजें बनाने में, वो ज्यादातर पत्थर का इस्तेमाल हुआ। और जो पुरानी चीजें थी वो तो ज्यादातर बलुआ पत्थर। ये बलुआ पत्थर क्या होता है बेटा, नेचर देता है, हम नहीं बनाते। नेचर से मिला इस पत्थर को बहुत पहले कभी अशोक के टाइम में स्तंभ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और अब हमने देखा, क्योंकि अब तो रिसर्च होते हैं कौन सा पत्थर कितना पुराना है सब पता चलता है। आप सबको पता है यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग दो साइंटिफिक तरीके हैं। जो चीज जिंदा थी कभी, उनकी लाइफ कितनी पुरानी है, कब की है, ये पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग, और अर्थ या फिर कोई चट्टान, कोई पत्थर, कोई नॉन लिविंग चीज, यूरेनियम डेटिंग। इन दोनों तरीकों से किसी की भी आयु को ज्ञात किया जा सकता है कि वो कितने पुराने हैं। किसी की हड्डी मिल जाए तो उसमें उससे पता लगा सकता है कि कितनी पुरानी हड्डी है। तभी तो कहते हैं कि इंसान का अस्तित्व इतने हजार साल पहले भी था। कहीं कहीं उनका जबड़ा, किसी हाथी का कोई दांत, कोई उसका मान लो कोई पैर का नाखून, इस तरह की चीजें मिल गई। तो इस चीज से हमें पता चला कि हमारे हरियाणा में जो बहुत सारी चीजें हैं मध्यकाल की, वो एक्चुअल में हमारे प्राचीन काल की चीजें थी, जिनका थोड़ा रूप बदल के और उसे मध्यकाल में इस्तेमाल कर लिया। मैं जिसका जिक्र कर रही हूँ आप समझ गए होंगे कुछ लोग, लाट की मस्जिद। एक मस्जिद बनाई गई। मस्जिद एंशिएंट इंडिया में तो बन नहीं सकती, मस्जिद बनेगी मिडिएवल इंडिया में, क्योंकि तुम लोगों को मैंने बता रखा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ 3 धर्म थे, सनातनी हिंदू, बौद्ध और जैन। तो उस टाइम मस्जिद तो बन नहीं सकती। जो मिडिएवल टाइम पीरियड था, इसमें बनी है सबसे ज्यादा मस्जिद। और जो लाट की मस्जिद का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो जो लाट है जो बाहर खड़ा वो स्तंभ है, जब उसका हमने डेट फाइंड आउट की साइंटिफिक तरीके से तो पता चला वो तो कभी अशोक के टाइम का पत्थर है। तो फिर ये पता लगाया कि अशोक ने कोई ऐसा स्तंभ बनाया था जिसके 2 टुकड़े हुए या कर दिए गए, भगवान जाने, लेकिन अलग अलग जगह 2 ऐसी लाट खड़ी हो गई। तो वो लाट की मस्जिद जो आज एक प्रसिद्ध जगह है, वो भी एक्चुअल में एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिक टाइम की पत्थर से बनी हुई, उस टाइम के पत्थर को तोड़ के बनाई गई है। तो ये पता चला कि बहुत ज्यादा हमारे हरियाणा पे काम ही नहीं हुआ, लेकिन जिसने जितना किया एग्जाम में आता है वो हमें पता होना चाहिए। एक पीपीटी थी इसमें, वो निकाल दो। जैसे कुछ अगर एग्जाम्पल दें, हिसार तो है ही है, दक्षिणी हरियाणा है ना ये अपना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव की बेल्ट, यहाँ भी कई चीजें हैं। जैसे कभी सुना हो राय मुकुंद दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता, किशोरी महल, चोर गुम्बद, हाँ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इनकी पिक्चर्स आज मैं दिखा देती हूँ ताकि तुम लोगों को फिर वो एक दिमाग में उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ सारी निकाल दे, इसमें लगभग 25-30 पिक्चर्स होंगी ना, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इसको इसमें देख लेना स्लाइड्स में, उसके बाद जब किताब से पढ़ाऊंगी तो फिर याद करना आसान दिखेगा। सबसे पहले गुजरी महल ही निकल आया। इसको थोड़ा हाँ ऊपर से एक हटा के, और सिर्फ ये ठीक है। देखो हरियाणा के प्रमुख स्थापत्य, ये जो सबसे पहला तुम्हें दिखाई दे रहा है यही है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, गुजरी महल। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हें दिखाई दे रही है गोल, ये है बेटा मस्जिद, ये वाली, और इसके सामने ये पिलर दिखाई दे रहा है, ये इसका नाम है लाट की मस्जिद। है तो ये नॉर्मल सी मस्जिद, लेकिन क्योंकि इसके सामने पिलर है, इसको हिंदी में लाट कहा गया। तो लाट की मस्जिद, इस स्तंभ के कारण इस मस्जिद का नाम पड़ गया। अब ध्यान से इस पिक्चर को देखो, ये जो पीछे देख रहे हो ना पूरा, ये बेटा महल था। उस टाइम ऐसे नॉर्मल एक स्टोरी को ही महल कहते थे, क्योंकि तब नॉर्मल आदमियों के सिर पे छत भी नहीं थी, तो ये हमें महल ही दिखते थे। ये जो महल दिख रहा है, ये भी मैंने जिक्र किया फिरोज शाह तुगलक का, जिसने 38 साल राज किया दिल्ली सल्तनत पर। फिरोज शाह तुगलक ने वैसे तो ढेर शादियां की, एक शादी उसने हरियाणा की गुजरी से की, और उसके नाम पर ये महल बनवा दिया कि तुम यहीं रहो आराम से। तो इसका नाम पड़ा गुजरी महल। देखो ये लिखा गुर्जरी या गुजरी महल, कहाँ पड़ता है ये?
और क्योंकि वहाँ पे कभी कभी वो खुद भी आता होगा और आएगा तो अपने भगवान का नाम लेगा, भगवान के नाम के लिए मस्जिद बनाएगा, तो उस मस्जिद के सामने क्योंकि ये पिलर खड़ा है तो इसका नाम क्या पड़ गया? हाँ, ये लाट की मस्जिद है। एक आइडिया हो गया तुम्हें, इस तरह का महल है ये हो गया पहले वाला। इसके बाद नेक्स्ट है काबुली बाग मस्जिद। देखो ये गोल, इसका नाम काबुली बाग क्यों है? जब आपके देश में मुगलों का पहला आदमी आया था, भाजसा का बाबर, बाबर बेटा बाहर से आया था, कोई उसकी एक गज जमीन नहीं थी यहाँ, उसको बुलाने वालों में कहते हैं हमारे इंडियंस का भी हाथ था, और उन्होंने बुलाया था कि भाई आके इस इब्राहिम लोदी को मार दे और उसके बाद तू यहाँ अपना जो है चला जाना, हम यहाँ राज कर लेंगे। पंजाब का कहते हैं सूबेदार था उसमें शामिल, कुछ लोग कहते हैं राणा सांगा भी उसमें शामिल थे, एक्चुअली हमें नहीं पता थे कि नहीं थे। वो यहाँ आया, उसने पानीपत के पहले युद्ध में क्योंकि तोप खाना इस्तेमाल किया तोप का, अली और मुस्तफ़ा नाम के तोपची थे बहुत बढ़िया दो, जिनके कारण ये हमारा जो ये लोदी वंश का था ना लड़का इब्राहिम लोदी, ये हार गया और ये मर गया। इसका मकबरा भी वही है पानीपत में। ये अंतिम था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। फिर अगली जो पीढ़ियां आई वो बादशाह कहलाई, सुल्तान किंग और बादशाह एम्परर, बड़ी मलकियत जिसकी हो। तो अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था काबुली बेगम, तो अपनी पत्नी की याद में, पत्नी मर गई होगी तो उसने यहाँ आके और ये बनवा दी। देखो ये इतना बड़ा नहीं बनवाया था, ये स्टार्टिंग बस ये पीछे का था। इसका नाम पड़ा काबुली बाग मस्जिद। आगे जाके इसका बेटा हुआ हुमायूं। 4 साल बाद तो उसका बेटा राज करने लगा। अपनी माँ को भाई सब प्यार करते ही हैं, तो अपनी माँ की नाम पर इस मस्जिद के पास उसने चबूतरा जो है ना उसको संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल करवाया कि भाई बढ़िया, ग्रेनाइट उसी का टाइप होता है बेटा। ये देखो आगे, अब बाद में क्या हुआ, बाद के लोग क्योंकि बहुत पैसे वाले हो गए, अब हुमायूं के बाद तो पैसा बढ़ता गया, अकबर के टाइम में तो कितना पैसा था, तो देखो इसकी थोड़े सा ब्यूटिफिकेशन कर दिया और ये दीवारें, एंट्री गेट थोड़े रॉयल से बना दिए। लेकिन इसकी शुरुआत की थी पहले वाले ने जिसका नाम था बाबर, और ये बाबर की पत्नी के नाम पर है काबुली बाग मस्जिद। है कहां पर? लड़ाई पानीपत में हुई तो वहीं स्टे किया इसने, उसने ये बनवा दी। इसका नाम है काबुली बाग मस्जिद। ये एंट्री गेट और बाहर बैठने की जगह है। नेक्स्ट है देखो इब्राहिम सूरी का मकबरा। तुमने शेरशाह सूरी का नाम हिस्ट्री में पढ़ा है। शेरशाह सूरी बेटा एक नॉर्मल सा आदमी था, लेकिन उसको बार बार ना, एक होता ना किसी को बढ़ावा देना, उकसाना नेगेटिव सेंस में। शेरशाह सूरी की किसी से कोई पंगेबाजी नहीं थी, लेकिन हुमायूं बार बार उसके ऊपर अटैक करता था और पलट के उसने जब जवाब दिया तो उसका जवाब एक हिस्ट्री की घटना बन गई और हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा क्योंकि इसने 2 युद्ध लड़े। इसका पोता था वो इब्राहिम सूरी जो लिखा है ना, इसका पोता था शेरशाह सूरी, जिसकी 2 बड़ी लड़ाइयाँ हुई, एक चौसा का और एक बिलग्राम का, कन्नौज का या बिलग्राम का। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और बिलग्राम का हुआ 1540 में। दोनों बार 2 सेम आदमी लड़े, हुमायूं और शेरशाह सूरी। पहले युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया, लेकिन वो अपने घर ही रहा, वो बाहर नहीं भागा। ये वापस आया, इसको गुस्सा आया कि कैसे जीत गया, दोबारा फिर गया उससे लड़ने के लिए बिलग्राम। इस बार शेरशाह सूरी ने बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल किया और ये हालत हो गई कि शायद ये हुमायूं मरेगा, इसकी जान बचाने के इसको दिक्कत हो गई। वहाँ से ये भागा और भागने के बाद कहते हैं ऐसी बुरी तरह इसके पीछे पड़ी उनकी फौज से ना कि ये भारी भरकम कपड़ों समेत, राजा भारी कपड़े पहनते थे लोहे वोहे के, उसमें कूद गया एक नदी में। तब फिर एक भिश्ती ने इसकी जान बचाई और इसने कहा था भाई तूने मुझे बचा लिया, मैं तुझे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। आगे जाके हिस्ट्री में इसने वो भिश्ती बादशाह बनाया, तब उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। लेकिन उससे पहले की बड़ी घटनाओं में ये 15 साल तक इसको गायब रहना पड़ा। तो ये इसके दादा का मकबरा है बेटा, जिसने हुमायूं को हराया था, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। ये उसके दादा के नाम पर है। इसके मकबरे का नाम है इब्राहिम सूरी का मकबरा। तुम सबको पता है मकबरे और मस्जिद में ज्यादातर ये गोल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। हाँ, ये मुस्लिम जो स्थापत्य कला है उसकी एक पहचान है। हम हिंदुओं में ऐसा नहीं करते, हम अपनी शेप वो शिखर वाली शेप देते हैं अपने मंदिरों को या इस तरह की चीजों को। ये शेरशाह सूरी के दादा के नाम पर है और ये पड़ता है नारनौल में। देखो लिखा महेंद्रगढ़ में। इनकी जगह भी पूछते हैं, एक आइडिया होगा, तुम्हें याद करना आसान रहेगा। तुमने जगह जगह देखी होंगी ये कोस मीनार।
कोस मीनार हर 2 कोस की दूरी पर थी और उस टाइम पे किसी के पास ये फोन नहीं थे कि किलोमीटर्स माप लें या डिस्टेंस को देख लें। तो आदमी अपने घर से चलता, मान लो उसको जाना है किसी को तक्षशिला से, यूनिवर्सिटी से, और मगध, तो मगध तो बिहार हो गया, कहाँ पाकिस्तान कहाँ बिहार, कैसे पता चले मैं सही रास्ते पे हूँ, मैंने कितना कवर कर लिया। तो शेरशाह सूरी ने हर 2 कोस पर एक मीनार बनवा दी। ये मीनार, अंदर इसमें ब्रिक इस्तेमाल की गई, बाहर से तुम्हें ये पत्थर टाइप का दिखेगा, और ये बहुत सारी बनी थी क्योंकि ये पूरे भारत के मेन एरिया को कवर करती थी। हर 2 कोस पर मीनार थी। आदमी घर से चलता 20 कोस जाना है तो 10 मीनार पूरी हो गई, मतलब मेरा डिस्टेंस पूरा हो गया, तो एक दिमाग को शांति मिलती थी। जहां ये मीनार थी ना, इसके आसपास ठहरने के लिए सराय, कहीं कुछ बाग सा लगा दिया, पेड़, कोई कमरा सा डाल दिया ताकि कोई भी यात्री आके आराम कर सके। पीने के पानी के मटके रखवा दिए, बड़ी बड़ी नहीं, प्याऊ पहले लोग रखवाते थे, उस तरह का। ये आज बेटा बहुत कम बची हैं और हरियाणा में थोड़ी बहुत हमने सेफ रखी हुई हैं। आपको ये बिल्कुल आसपास मिल जाएंगी, जीटी रोड के आसपास कई तो बिल्कुल ही ना सेफ कर रखी है, आउटर बाउंड्री इसकी लोहे की कर रखी है सरकार ने। पर देखो जैसे ये रही, इसमें देखो ध्यान से, इसकी आउटर बाउंड्री ताकि कोई तोड़ ना दे, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम के साथ ये तो खुद ही टूट गई या लोगों ने तोड़ दी। जैसे मान लो कोई ट्रक जा रहा है, पलट गया, किसी ने ट्रैक्टर ने मार दिया, गिरा दिया, ये कोई ऐसी लोहे की मजबूत तो थी नहीं, ये तो बस अपनी ये था कि गिनती के लिए थी। इसका नाम है बेटा कोस मीनार, बहुत सारी थी। ये देखो चारों तरफ एक टाइम पर पानी था, ध्यान से देखो, इसके आसपास तुम्हें कीकर और पेड़ दिखाई देंगे। हमारा हरियाणा ना बेटा सारा बढ़िया नहीं था, दक्षिणी हरियाणा में तो बहुत ज्यादा कीकर थी और पहाड़ियां थी। कौन सी पहाड़ियां होंगी? अरावली की। तो यहाँ की जमीन ज्यादा कुछ देती नहीं थी। किसान ना आज की तरह नहीं था कि इतने यंत्र थे और कहीं भी खेत बना लेता था, नहीं। तब हल या तो बैल की सहायता से या फावड़े से, कस्सी से खेत तैयार किए जाते, बहुत मेहनत लगती थी। तो इस प्रॉपर्टी में ना ज्यादा खेती बाड़ी कोई करता नहीं था, दक्षिणी हरियाणा खाली बराबर था। आज करोड़ों रुपए की जमीन है क्योंकि आज गुड़गांव बस गया है या रेवाड़ी बस गया, पहले थोड़ी ना इनकी कीमत इतनी थी, यहाँ कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम पर एक आदमी को ये गिफ्ट दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उस आदमी ने हमारे इंडिया के हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरवाने में एक रोल प्ले किया था और अकबर और बैरम खां की मदद की थी, जिस आदमी को ये प्रॉपर्टी मिली। अब उसने खुश होके, क्योंकि शाह कुली खान जो था उसने मदद की, तो अकबर का जो हेड था उस टाइम पर, बैरम खान, सेनापतियों का के रूप में, उस बैरम खान ने कहा कि साउथ की, दक्षिणी हरियाणा की प्रॉपर्टी पर तुम्हारा राज है। इसको बेटा काफी सारी बड़ी जमीन दे दी। यहाँ कोई बसावट नहीं है अभी भी, अब तो खैर धीरे धीरे टाइम के साथ फर्क पड़ गया, पहले बिल्कुल खाली था। तो उस आदमी ने यहाँ पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद, क्योंकि प्रॉपर्टी मिल गई और यहाँ के कुछ गांव दे दिए कि इनकी जागीर पर तेरा हक है, जितना टैक्स देंगे वो तू ले लेना। उस टैक्स को इकट्ठा करके उस आदमी ने ये बनवाया। उस टाइम पे इसके चारों तरफ पानी भरवा दिया, तो इसका नाम पड़ गया जल महल। किसने बनवाया था? शाह कुली खान। किसकी मदद की थी? बैरम खान और अकबर की। किसको हरवाने में? हाँ, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू। 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये है बेटा, नारनौल में पड़ता है। जबकि नारनौल में बहुत बारिश नहीं होती, तो ये सब मैन मेड था, इसको खोद के यहाँ पानी भरा गया था और क्योंकि बीच में था तो इसका नाम पड़ गया जल महल। कहाँ पड़ेगा ये? नारनौल में। नारनौल मतलब महेंद्रगढ़ में। ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, देखो कैसा टूटा फूटा खराब सा है ना। इसके आसपास देखो क्या है, इससे दिख रहा है कि ये मेंटेन्ड नहीं है, इस पे सरकार ने पैसा नहीं खर्च किया। किसी भी चीज को ना बेटा बचाए रखने में भी पैसा खर्च होता है। ये ताजमहल वैसे ही ताजमहल नहीं है, अगर ताजमहल की केयर ना करते ना तो आसपास पूरा जंगल और गंद मच जाती। ये आज करोड़ों रुपए कमा के देता है, इस पे ध्यान नहीं दिया। इसका नाम है बूढ़िया का रंग महल। कुछ लोग, हम हरियाणा के लोग, मानते हैं कि अकबर के सबसे इंटेलिजेंट आदमी का, बीरबल का जन्म स्थल यहाँ है। इसको तुम गूगल करोगे तो यूपी में बताते हैं, यूपी में पैदा हुए, लेकिन हम हरियाणा के लोग मानते हैं कि भाई ये वो जगह है जहाँ अकबर के सबसे इंटेलिजेंट नवरत्न का जन्म हुआ था, बीरबल का। और ये पड़ता है बेटा यमुना नगर में, चनेटी ग्राम यमुना, उसके स्तूप के आसपास। तो बूढ़िया का रंग महल कहाँ पड़ेगा ये? हाँ, ये बुढ़िया नहीं लिखा, ये बूढ़िया, बूढ़िया का रंग महल। ये पैदाइश हुई थी यहाँ पर अकबर के सबसे इंटेलिजेंट आदमी बीरबल की। बीरबल अपनी तेज बुद्धि के कारण इंटेलिजेंट माना जाता था ना, यहाँ यमुना नगर में। ये देखो बेटा कितना सुंदर है। हाँ, एक बार ध्यान से इसको देखना। इसमें ना छोटे लेवल पे 4 बाग बने हुए हैं,
चार बाग की परंपरा मुगल लाए थे। पता है क्या करते थे? जैसे 2-3 गेट बनवाते बेटा, उनका एक स्टाइल था आर्किटेक्चर का, हमारे राजाओं का नहीं था, उनका था। जैसे किसी का मकबरा बनवाना है तो पहले एक बड़ा सा गेट होगा, दीवारें होंगी, फिर उस गेट को खोलेंगे तो अंदर आपको प्रॉपर एक व्यू दिखेगा जिसमें कई किले छोड़ के आगे जाके ऐसे सुंदर सा स्ट्रक्चर, ये देखो इस तरीके से गोल सा, फिर इसके आसपास यहाँ कब्र बनती थी बेटा, जो इनके घर वाले मर जाते थे ना, उनकी कब्र अभी भी हैं। अगर आप दिल्ली जाओगे हुमायूंस टॉम्ब में तो आपको वो ऊपर रखे हुए पत्थर दिखेंगे, कोई छोटे साइज का, कोई अलग कोई अलग, मेल फीमेल बच्चे सबको यहाँ दफनाते थे, ये जलाते नहीं थे ना, तो यहाँ कब्र बना दी जाती थी। अब क्योंकि ये कोई बहुत बड़े सुल्तान का नहीं है तो यहाँ आपको ज्यादा कब्र वब्र नहीं मिलेंगी, पर ये हमारे हरियाणा की शान है। और हम ये मानते हैं कि ताजमहल की कॉपी ताजमहल के जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, पहले बन गया था। ताजमहल जैसा कहीं से कहीं नहीं लगेगा आपको देखने में, क्योंकि इसका पत्थर, इसका वो बहुत सस्ता है बेटा। लेकिन ये बनाया किसने था? शाहजहां जब राजा था, बादशाह था, उसका बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसका एक टीचर था, आध्यात्मिक गुरु, जिससे उसने स्पिरिचुअलिटी की बातें सीखी, शेख चिल्ली। तो शेख चिल्ली का असली नाम तो बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन फेमस है शेख चिहिली या शेख चिल्ली। तो जब वो मर गए ना 1650 में, तो इसने कहा अपने पिताजी को, पिताजी आपके पास इतना पैसा है, मेरे गुरुजी के नाम पे आप एक मकबरा बनवा दो। तो बोले भाई कहाँ बनवाए? बोले वो हरियाणा की बेल्ट में। वैसे भी ना जो ये शाहजहां का बेटा था, ये हमारे हरियाणा में ही रहा करता था, पलवल के आसपास ये बहुत ज्यादा इसने अपना टाइम स्पेंड किया। भाई दिल्ली के पास ही तो है, इसके पिताजी दिल्ली बैठते होंगे, लाल किला शाहजहां की मेन जगह, तो ये पलवल की बेल्ट में रहता था। तो अपने गुरुजी के लिए इसने ये बनवा दिया, और हमारे हरियाणा की सबसे सुंदर स्थापत्य बिल्डिंग में इसका जिक्र किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं हरियाणा का ताज। वैसे कोई सुंदर बहुत है नहीं, लेकिन बाकी सबसे बेहतर है। तो ये है शेख चिल्ली का मकबरा। ये कहाँ पड़ेगा? अब ध्यान से देखो, इसमें 4 बाग पद्धति है बेटा, इससे तुम ना आइडिया ले पाओगे कि दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है और जो ताजमहल है, देखो बोर्ड पर इसको, यहाँ देखो बाग है 1, ये 2, इनके बीच में बेटा आने जाने का रास्ता देखो 3 और 4, ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हो, इसमें पानी भरते थे, और इसके आसपास ये ना छोटी छोटी, इनमें पानी चलता था, और ये पतली पतली सी, बिल्कुल पतली पतली नालियों जैसी सी ना अंदर तक जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे एसी का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, तो राजा वगैरह जहाँ रहते थे, अब ये तो खैर एक मकबरा है, लेकिन जहाँ रहने की जगह थी ना, वहाँ भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, और अंदर पतली पतली इनके अंदर पानी चलता रहता था नाली सी में, तो उससे क्या होता था, हवा जब आती थी तो वो ठंडी हो जाती थी। तो इस तरीके से बनाए गए थे कि प्रॉपर तरीके से एसी वाला काम करें। यही काम सर्दियों के लिए भी था। राजा ज्यादातर ना बेटा अपने महल में 2 हिस्से बनवाता था, एक में वो गर्मियों में रहा करता था और एक में वो सर्दियों में। जहाँ सर्दी में रहता था ना, वहाँ कांच का इस्तेमाल करवाता था ताकि गर्माहट बनी रहे। इनके भी उस टाइम पे एसी और ये सब चीजें ना होने के बावजूद वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। तो ये हरियाणा की शान है, थानेसर में पड़ता है, कुरुक्षेत्र में, नाम है इसका शेख चिल्ली का मकबरा। ये है बेटा महम चौबीसी का चबूतरा। कुछ नहीं है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ, ये ऊपर देखो टीन लगा दी है। ये बहुत बड़ा चबूतरा, जैसे चौपाल होती थी ना गाँव की, 20-50 आदमी इकट्ठे हो जाएं, 24 गांव की पंचायत यहाँ बैठा करती थी पुराने टाइम में। अब किसके ही पास इतना टाइम है, लेकिन अब भी लोग इकट्ठे होते हैं। जब कोई राजनेता अपनी एंट्री करता है पॉलिटिक्स में, तो कहते हैं इस पूरी बेल्ट के गाँव कि अगर आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपका जीतना निश्चित है। तो इसका नाम पड़ गया चौबीसी चबूतरा। 24 गांव की पंचायत यहाँ बैठा करती थी, तो नाम पड़ा चौबीसी चबूतरा। है कहाँ पर? महम कहाँ है? हम सब जानते हैं हरियाणा की राजनीतिक राजधानी होने का गौरव रोहतक को मिला। रोहतक से पहली बार 10 साल तक एक आदमी आपका सीएम रहा था, हुड्डा। हुड्डा के पिताजी जो हैं वो आपकी संविधान सभा के मेंबर थे, उनके सिग्नेचर हैं संविधान की असली किताब पर। तो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाओ। गांधी के साथ बराबरी पर बैठ के खाना खाया हुआ है हुड्डा के पिताजी ने, तो कितनी बड़ी हस्ती होंगे। उनके कहने पर गांधी रोहतक आए थे, हरियाणा आए थे उस टाइम, इस पूरी बेल्ट में, भिवानी वगैरह। तो ये उसको दिखाता है कि यहाँ जिसको आशीर्वाद मिल गया वो 100% सक्सेसफुल रहेगा राजनीति में। और उसमें अगर देखें तो हुड्डा का राज्य का पहला सीएम है, लगातार 10 साल काटे। ओम प्रकाश चौटाला कई बार आए, लेकिन कभी भी तो हमने देखा रुके नहीं, टिके नहीं। 10 साल टिकने वाला पहला आदमी यहीं से, तो भाई इसी बेल्ट के तो हैं, किलोई वाली बेल्ट के। तो ये कहाँ पड़ेगा? सारा रोहतक में। इसका नाम है चौबीसी चबूतरा।
तो इस चबूतरे पर 24 गांव की बैठक। नेक्स्ट है शेख तैयब का गुंबद। ऐसे बहुत सारे लोग थे बेटा, सबकी हिस्ट्री में जगह नहीं मिली। तुम खुद देखो ये क्या है, बस ये ऐसा बना दिया, ये छोड़ दिया। ये आदमी नाम क्या था इसका? शेख तैयब। कहाँ है इसकी? कैथल में। इसके बाद बीरबल का छत्ता, इसको ध्यान से देखो, नीचे देखो कितनी सारी घूमने फिरने की रहने की जगह, फिर ऊपर बना दिया थोड़ा सा। ये बीरबल ने नहीं बनाया, बनाया था राय मुकुंद दास ने। मुकुंद दास ने, बाद में कहते हैं यहाँ पे बीरबल बहुत आया करता था, जबकि राय मुकुंद दास बाद में पैदा हुआ, बीरबल तब तक मर चुके थे। लेकिन बीरबल पहले पुराने टाइम में इस एरिया में आते थे। तो कुछ लोगों ने कहा भाई इसका नाम रख दो बीरबल का छत्ता। कई लोगों ने कहा क्यों, बीरबल तो यहाँ जब आते तब तो था नहीं, इसका नाम राय मुकुंद दास का छत्ता। तो एक ही चीज के दो नाम है ये। बीरबल का छत्ता नारनौल में है, जहां वो जल महल था, अभी आपका दिखाया था ना मैंने, वहीं पर ये बीरबल का छत्ता। कुछ नहीं बेटा, रहने की जगह थी, इसमें कमरे बने होंगे, अंदर आराम से रहते होंगे। बनवाने वाले आदमी का नाम था राय मुकुंदास। तुम्हें लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, उस टाइम पे ना छत सिर पे होना बहुत बड़ी बात थी। जब ये बने थे तो उस टाइम के लोगों को ये महल दिखते थे। आज तुम्हें नॉर्मल लग सकता है, लेकिन ये उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। जैसे तुमने देखा रेलू राम पुनिया की, कुछ लोगों ने, अब तो तुमने देख ली, ऐसे तो नॉर्मल बहुत लोगों ने बना रखी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, 20-30 साल पहले। आज ना हम सबकी नजरों में नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन जिसने ये उस टाइम पे बनाई थी तब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि नॉर्मल आदमी तब कच्चे घरों में रहा करता था जब ये इतने बड़े बड़े महल टाइप बने। तो इसलिए हिस्ट्री में इनको जगह मिल गई। क्या नाम है इसका? कहाँ पड़ेगा ये? नाड़ो। बनवाया किसने है? राय मुकुंद दास ने। इसके बाद शीश महल है फर्रुख नगर गुड़गांव में। इसको बेटा कुछ लोग कहते हैं ये फूहड़ नकल है लाल किले की। लाल किला तो बहुत रॉयल है, शाहजहां ने बनवाया। ये शाहजहां के उस लाल किले की फूहड़ नकल बना दी। तुम्हें दिख रहा है पानी चलने के लिए नहर सी बनी हुई है ये, लेकिन ये कोई बहुत सुंदर नहीं बन पाया। बेटा सारा खेल होता है पैसे का। शाहजहां किसका वंशज था? अकबर का। उसके पूर्वज कितना पैसा जोड़ के गए, ये एक नॉर्मल से आदमी ने बनवाया तो उतना पैसा नहीं लगा पाया, तो इसलिए लोगों ने कह दिया ये फूहड़ नकल। फूहड़ मतलब गवार, बेवकूफ वाला काम। तो ये लाल किले की फूहड़ नकल किसको कह देते हैं? ऐसा कहते हैं पुराने टाइम में इसमें बहुत सारे शीशे लगाए गए थे। यहाँ जो ये आले से बने हुए ना बेटा, इनमें शीशे थे। टाइम के साथ सर्दी गर्मी में वो खराब हो गए, टूट गए, कुछ लोगों ने तोड़ दिए, क्योंकि ये कोई बहुत केयर तो की नहीं गई होगी। लोग बाग आए होंगे, बच्चे बच्चे घूमते होंगे, किसी ने कांच वांच तोड़ दिए। एक टाइम पे इसमें कांच का प्रयोग किया गया था, तो नाम क्या रखा गया था? शीश महल। और शीश महल जो है किसकी फूहड़ नकल कहलाता है? कहाँ पड़ेगा आपके? फर्रुख नगर में। इसके बाद ये तो वही है रंग महल, जहाँ किसका जन्म हुआ था? बीरबल का। वो पिक्चर नीचे से ले रखी थी, ये सामने से। देखो कितनी टूट फूट। अगर इसकी केयर की जाती तो ये टूट फूट को मेंटेन किया जाता। इस पे किसी का ध्यान नहीं है। ये हम मानते हैं कि बीरबल यहाँ पैदा हुए, और इसको हम कहते हैं बूडिया ग्राम में पड़ता है बीरबल का रंग महल, यमुनानगर में। यह है कानौड़ का किला। देखो ये रहा। अब अगर हम देखें तो बहुत लोग तो इतने घरों में भी रहने लग गए। उस टाइम पे ये किला था बेटा। कानौड़ ना ब्राह्मणों की एक जाति थी, और महेंद्रगढ़ में कानौड़ ज्यादा थे, कानौड़ ब्राह्मण। तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम ही कानौड़ था। उस जिले का नाम महेंद्रगढ़ नहीं था। किसी राजा महेंद्र के नाम पे आगे जाके उसका नाम पड़ा महेंद्रगढ़। गढ़ का मतलब किला। तो यहाँ पे ये कानौड़ का किला है। कानौड़ ब्राह्मण जाति थी और इनकी अधिकता थी महेंद्रगढ़ के पास। अब तुम ध्यान से देखो तो कुछ भी नहीं, वीरान सा है, लेकिन हमारे हरियाणा में ये भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर। तो फेमस हो गया महेंद्रगढ़ का कानौड़ का किला। ये सारी पिक्चर समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है, अब तुम किताब उठाओ। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा किताब से पढ़ना आसान लगेगा। चलो पेज नंबर 51 पर आओ। मेजर टूरिस्ट प्लेसेस। तुम पिछले प्रीवियस ईयर में देखोगे एक दो क्वेश्चन जरूर आता है इनमें से, ये पढ़ के जाने होते हैं। सबसे पहला देखो नारनौल। नारनौल कहाँ पड़ेगा बेटा? महेंद्रगढ़। MG लिख लो इसके पास, MG। अब पढ़ो सबसे पहला, राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया वो घर सा? देखो ऊपर दो दो कमरे बने थे, नीचे घर सा था। बीरबल का छत्ता ही क्या है? राय मुकुंद दास का छत्ता। इसके बारे में पढ़ लो। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ। इससे कंफर्म हो गया कि बीरबल तो मर चुका था, क्योंकि बीरबल तो किसका समकालीन था? अकबर का। तो शाहजहां तो भैया अकबर का पोता था, तो इस टाइम तक तो बीरबल था नहीं, यानी ये बीरबल ने नहीं बनवाया, बस नाम है बीरबल का छत्ता। टिक करो, निर्माण शाहजहां।
तो बीरबल तो बेटा अकबर का समकालीन था, उसके बाद जहांगीर आया, उसके बाद शाहजहां आया। आगे पढ़ना। इसे ही राय बाल मुकुंद या मुकुंद दास का छत्ता भी कहते हैं। तो एक ही चीज के दो नाम। अब पिक्चर देख ली, तुम्हें आसान दिखेगा। नेक्स्ट पढ़ो, जल महल। आया दिमाग में? चारों तरफ वो पानी, बीच में महल। किसको मरवाने में हेल्प की थी इसने? हेमू को। कौन था ये आदमी? शाह कुली खान। कुली होते हैं जो सामान ढोते हैं, इसने जल ढो दिया, जल भर दिया वहां। पढ़ के देखो, जल महल 11 एकड़ में बना है। इसका निर्माण 1591 में, मुझे सेकंड पानीपत की लड़ाई का टाइम पीरियड बताओ। 1556। उसके बाद बेटा प्रॉपर्टी मिली होगी 56 के बाद, फिर इसने वहां से टैक्स इकट्ठे किए होंगे, फिर इसने काम किया होगा ना, तो इसलिए कई साल बीत गए। ये टिक कर लो। निर्माण 1591। वैसे 71 में इसको कहते हैं प्रॉपर्टी वॉपर्टी पे कामकाज इसकी पकड़ बन गई थी। नारनौल के जागीरदार, अंडरलाइन करना, शाह कुली खान, बस पढ़ लो, ने करवाया। इसने ही हेमू को घायल किया था, अंडरलाइन करो। हेमू घायल। हेमू की आंख में तीर लग गया था बेटा। हाथी के हौद पे बैठा था वो ऊपर, और वो 100% जीतने वाला था, लेकिन ऐन मौके पे एकदम से उसकी आंख में तीर लगा। आंख सेंसिटिव होती है, वो बेहोश सा हो गया और उस हौद से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही बैरम खान ने उसकी गर्दन काट दी। तो ये लास्ट एक सबसे बड़ी घटना बनी, वरना वो जीत जाता। जैसे ही वो गिरा, उसकी फौज भाग गई कि राजा तो मर गया, उनको लगा मर के गिरा होगा। लेकिन फिर जब फौज भाग गई तो राजा क्या ही करेगा। फिर वहां बैरम खान ने इसकी गर्दन काट दी, और बैरम खान को फील हुआ कि हम तो हारते हारते बच गए। किस आदमी की वजह से? इस शाह कुली खान। इसने तो तीर मारा था, इसलिए इसको जमीन दी गई। फिर इसने कौन सा महल बनवाया? जल महल। तो ये टिक कर लो। हेमू को घायल, लिख लो, आंख में तीर, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। तो इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसको घायल कर दिया था। 1556 लिख लेना, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, उसमें तीर लगा था उसकी आंख में। हेमू, हेमू ही हेमचंद्र विक्रमादित्य है, ये भी लिख लो, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हिंदू था ये, 1 महीने राज कर पाया, बस 1 महीने। अक्टूबर में आया, नवंबर में कलेश हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, चोर गुंबद। चोर गुंबद की थोड़ी सी कहानी सुन लो। एक आदमी को ना ऐसा लगता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं करवाएगा, तो मैं जीते जी अपनी गुंबद बनवा दूं, कल को कोई ना बनवाए। कई लोग होते हैं ना, जब बुढ़ापा बहुत आता है तो अपने जीते जी अपना काज करवा देते हैं कि तेरा गांव के लोगों को खिला दे। देखे तुमने इस तरह के बुढ़े? हाँ, उनको लगता है भाई कल को कोई करे ना करे। तो इन्होंने भी अपना ऐसे ही किया, अपने जीते जी, अपने मरने के बाद जो बनती है ना, पहले ही बनवा दी। नाम रखा चोर गुंबद। इन्होंने नहीं रखा चोर, चोर तो कहते हैं वहां छिपने लग गए थे, तो लोगों ने नाम रख दिया कि चोर गुंबद है ये। पढ़ो, चोर गुंबद। जमाल खान, अंडरलाइन कर लो, जमाल खान। फिर पढ़ो, नामक एक अफगान ने, अफगान टिक करना, अपनी ही समाधि स्थल के रूप में इस गुंबद का निर्माण करवाया था। बाद में ये अड्डा बना लिया, घटिया लोगों ने वहां जुआ खेलते, छिप जाते, तो लोगों ने नाम रख दिया कि ये तो चोर गुंबद है। तो बेचारा ये अपने गुंबद का नाम, देखो किस्मत कैसी होती है, जीते जी इसको शक था कोई बनवाएगा नहीं, बनवा गया, खर्चा कर गया, बाद में वो चोरों का ठिकाना बना, तो लोकल लोगों ने क्या कहा कि ये चोर गुंबद है। कहाँ पड़ेंगी ये सारी? महेंद्रगढ़, नारनौल में। बीरबल का छत्ता, राय मुकुंद दास का छत्ता, जल महल और चोर गुंबद, तीनों इंपॉर्टेंट है महेंद्रगढ़ में। अगली देखो, पलवल। पलवल का किला, मोटिया कला नाम है बेटा इसका, ये अंडरलाइन कर लो, मोटिया कला। फिर पढ़ो, के नाम से प्रसिद्ध शेरशाह सूरी के समय बनवाया गया। इस सूरी के दादा ही तो हैं इब्राहिम खान सूरी, देखा नहीं, बड़ा सा बनवा रखा था अपने दादा का। नेक्स्ट पढ़ना, होडल की सराय। होडल बेटा जगह का नाम है, सराय क्या होती है? जहां पुराने लोग रुका करते थे। आज हम इसको INN इन बोल देते हैं, जिसमें लोग शरण लेते हैं रात में रुकने के लिए। पढ़ो, होडल की सराय। इसका निर्माण, अंडरलाइन करो, भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। अब तुम सब जानते हो सूरजमल, जाटों के प्लेटो, जाटों के अफलातून। हरियाणा में सोनीपत में मैंने जिक्र किया था एक बनवादी बिल्डिंग, अब संडे को उसकी दीवार तोड़ दी। अब धीरे धीरे करके एकदम कैसे तोड़े, पहले दीवार गिरा दी। अब देखो किसी दिन उनकी भी तस्वीर को रखेंगे या गिराएंगे, भगवान जाने। कारण क्या बना? राजनीति, क्योंकि सूरजमल जाटों के राजा थे, जाटों के, अभी जाट राज में नहीं है, और उसके मूर्ति के अनावरण के लिए पर्दा सा ढक दिया, बुला लिया हुड्डा को। हुड्डा भी जाट, और जाट कम्युनिटी इस टाइम पर क्योंकि राज में नहीं है, इस बात से चिढ़ गए, तो उसकी दीवार तोड़ दी। अब वो सोचो सारा खर्चा सब पानी में गया, अब क्या करेंगे भगवान जाने। तो वही बता रहे हैं वो, भरतपुर के राजा, अंडरलाइन कर लो, सूरजमल। यहां लिख लो, जाटों के अफलातून, जाटों के प्लेटो, जाटों के प्लेटो या जाटों के अफलातून।
ठीक है, अफलातून, ये है हमारे सूरजमल जी। आगे पढ़ना, कोस मीनार, ये तो जगह जगह है लेकिन फेमस कहीं कहीं की हैं, अंडरलाइन कर लो। शेरशाह सूरी, फिर पढ़ो, ने ऐतिहासिक जीटी र लिखा है, इसको रोड कर लो, जीटी रोड, जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तुम जानते हो जीटी रोड पहले कच्ची थी पूरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, मौर्य ने, फिर अशोक ने उसको साफ वाफ करवाया। प्रॉपर जो पक्की रोड है ना आज, ये जीटी रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने, जिसके दादा कौन थे, इब्राहिम खान सूरी, जिनका मकबरा बनवा रखा है इसने नारनौल में। ये टिक कर लो, जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने। फिर पढ़ो, तब प्रत्येक 2 मील पर, अंडरलाइन करो 2 मील, जनता की सुविधा हेतु ऐसी मीनारों का निर्माण, तो 2 मील मीनार, नाम क्या रखा गया, कोस मीनार, 2 मील की दूरी पर एक कोस मीनार, ये दूरी मापने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट पढ़ना, महेंद्रगढ़, माधोगढ़ का किला, मिनी मसूरी बोलते हैं, डबल अंडरलाइन करो, इसको मिनी मसूरी बोल देते हैं महेंद्रगढ़ के इस एरिया को, माधोगढ़ के किले को। आसपास बेटा वो हरे भरे पेड़ हैं इसलिए अंडरलाइन करना। अरावली की पहाड़ियों में स्थित, अब पहाड़ी हैं तो सोचो ठंडक रहती होगी, बढ़िया मौसम, तो किसे कहते हैं, मिनी मसूरी है हमारे हरियाणा का, माधोगढ़ के किले को मिनी मसूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, निर्माण करवाया सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने, अंडरलाइन कर लो, सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने, तो इसने मिनी मसूरी बनवा दिया। कौन सा किला, माधोगढ़ का किला, तो माधो सिंह ने माधोगढ़ का किला बनवा दिया। बनवाया कहाँ है, हमारे महेंद्रगढ़ में, तो माधो सिंह ने माधोगढ़ का किला हमारे महेंद्रगढ़ में बनवाया, जिसको कहते हैं मिनी मसूरी, म है, माधो सिंह, महेंद्रगढ़ और मिनी मसूरी, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है तावड़ू, सोहना, सोहना पता है, गुड़गांव, गुड़गांव में तावड़ू का किला है। ये किला बाद में नाहर सिंह का किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले क्या होता था बेटा, एक आदमी ने काम कर दिया, वो उतना फेमस नहीं था, अगला कोई फेमस आया, उसने थोड़ा सा उसको रेनोवेट किया, उसके नाम से हो गया। ये जो आगरा का लाल किला है, ये अकबर ने पूरा नहीं बनवाया, पहले से था स्ट्रक्चर, थोड़ा उसने पक्का करवा दिया, तो उसके नाम से जाना जाता है। तो ये टिक कर लो, तावड़ू का किला नाहर सिंह के किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाहर सिंह हमारे लोकल हीरो थे बेटा, हमारी अपनी बेल्ट के, हरियाणा के। जगाधरी पे आ जाओ, जगाधरी यमुना नगर है, YN लिख लो यहाँ, यमुना नगर। तावड़ू के पास गुरुग्राम लिख लो, ये पता होने चाहिए, तावड़ू, सोहना, गुरुग्राम, ऊपर नारनौल था, वहां MG लिख लिया था, महेंद्रगढ़। पलवल तो अपने आप जिला है, महेंद्रगढ़ जिला है, तावड़ू सोहना कहाँ पड़ा, गुड़गांव में। जगाधरी YN यमुना नगर। अंडरलाइन करो, चनेटी ग्राम का स्तूप, स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप का मतलब होता है बेटा ढेर, ये एग्जाम में आ जाएगा, स्तूप का मतलब ढेर। मुझे बताओ, क्या ढेर में नीचे बिंदी आएगी, क्यों नहीं आएगी, जब कभी भी ढ या ड स्टार्टिंग में होते हैं तो नीचे बिंदी नहीं आती, ये हिंदी का रूल है। कोई भी ढक्कन अगर ऐसे ढ लिखोगे ना शुरुआत में तो बिंदी नहीं आ सकती, हिंदी का नियम है ये। स्तूप का मतलब क्या बताया, ढेर, ढेर लिख लो यहाँ, स्तूप के पास, स्तूप का मतलब ढेर। पढ़ो, चनेटी ग्राम के स्तूप में क्या है, हुएन सांग ने इसके बारे में बताया, ये नाम तो तुमने सुना हुआ है। हुएन सांग कौन था, हर्षवर्धन के टाइम पर राजा हर्षवर्धन 606 से 647, यानी कौन सी शताब्दी में थे, 7वीं शताब्दी, हमेशा अगला डिजिट होती है। हर्षवर्धन के टाइम पर हुएन सांग नाम का एक चीनी यात्री आया था, जिसने कई साल इंडिया में बिताए और हमारे इंडिया के लिए उसने एक किताब लिखी थी जिसे कहते हैं CU की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक का नाम है CU की, हुएन सांग की बुक है, जो ह से हर्षवर्धन के टाइम पे आया था 7वीं शताब्दी में, और इसी हुएन सांग के बारे में बताया जा रहा है। इसने क्या कहा, इसने बताया कि तुम्हारे यहाँ चनेटी ग्राम का स्तूप है। इसको स्तूप में क्या इंटरेस्ट था, क्योंकि हुएन सांग ने रिसर्च किया, किस धर्म के ऊपर, ये बौद्ध धर्म को ही तो जानने आया था, तो इसने फिर देखा स्तूप, और इसको पता था कि स्तूप ज्यादातर किस धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के। वैसे तो स्तूप का मतलब ढेर होता है, लेकिन 84,000 स्तूप, 84,000 स्तूप अशोक ने किस धर्म के बनवाए थे, तो इसने फिर बताया कि अरे ये तो वो स्तूप है, फिर ये बता के गया। तो ये टिक कर लो, चनेटी ग्राम का स्तूप, हुएन सांग, हुएन सांग के पास जरूर लिख लेना हर्षवर्धन, 7वीं शताब्दी।
और चीनी यात्री था। इसकी बुक का नाम है सी यू की। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, कभी बुक का नाम, कभी किस देश से आया, कभी किस टाइम पे आया, कौन सी शताब्दी में आया, तुम्हारा कौन राजा। 5-6 पॉइंट है, ये एक बार पढ़ लिए फिर हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। ह्वेन सांग ने इसके बारे में बताया कि ये अशोक स्तूप का अवशेष है। अंडरलाइन कर लो अशोक। और अशोक को किस धर्म में इंटरेस्ट था? बौद्ध धर्म में। इसकी ऊंचाई 8 मीटर, अंडरलाइन करना, 8 मीटर ऊंचा स्तूप है। और किस राजा ने बनवाया था? अशोक। अशोक ने कितने बनवाए थे? 84,000। तुम्हारे 200 के नोट पर क्या है? सांची का स्तूप। अब जैसे सांची का ज्यादा फेमस है, ज्यादा सुंदर है, हमारे यहाँ भी स्तूप है। हम नहीं कह रहे कि ये अशोक का है। किसने कही ये बात? ह्वेन सांग ने, कि तुम्हारी जगाधरी में जो ये स्तूप है कितने मीटर ऊंचा? 8 मीटर। उसने अपनी किताब में लिखा है कि ये किससे संबंधित है? अशोक से। है कहां पर? चनेटी ग्राम में। चनेटी ग्राम हमारे यमुना नगर में। तो ये इंपॉर्टेंट था। ऊंचाई 8 मीटर टिक कर लेना। नेक्स्ट देखो, पंचकुला हमारा पिंजौर और रोनीपुर को रानीपुर कर लो बेटा का किला। पिंजौर का संबंध कहते हैं पांडवों से था। पांडव थे ना 5 भाई, इनसे संबंध था पिंजौर का। सोनीपत पर आ जाओ, गोहाना का किला। अब तो ये किला तोड़ फोड़ के बेटा लोगों ने अपनी दुकानें उकानें निकाल ली, अब कुछ नहीं बचा इसमें से। तो गोहाना का किला, ये किला पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित। अंडरलाइन करो। बताओ पृथ्वीराज चौहान किस सदी में थे? पृथ्वीराज चौहान की 2 लड़ाई तुम्हें याद रखनी है, 1191, 1192। कौन सी सदी कहलाएगी? 12वीं। हमेशा सदी अगली बोलते हैं, 11 से अगली तो 12वीं। ये फेमस लड़ाइयां है ना, तराइन की पहली और दूसरी। तो कोई पूछे कि किस सदी में बना होगा, तो 12वीं सदी में, क्योंकि तभी थे वो। ये टिक कर लो। जींद में, ये सोनीपत में गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित। 1947 में यहाँ रेफ्यूजी रखे गए थे। कौन रेफ्यूजी? पाकिस्तान से भाग के, पाकिस्तान के पंजाब से भाग के इस पंजाब में आए थे ना। और हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब का। तो दक्षिणी हरियाणा में भेज दिया कि वहां रख लो। तो किस किले में रखे गए थे? गोहाना के किले में। गोहाना का किला किसने बनवाया था? ये अंडरलाइन कर लो, 1947 रेफ्यूजी। तो पंजाब से, पाकिस्तान के पंजाब से भागकर इंडिया के पाकिस्तान आने वाले रेफ्यूजीज को, ऐसा नहीं एक किले में सारे आ गए, जगह जगह रहे थे। तो हमारे हरियाणा के सोनीपत के गोहाना के किले में उनको रख दिया, वहीं उनको खाना पीना, कुछ महीने वहीं रहे थे, क्योंकि पता नहीं किसके पिता मर गए, किसकी माँ चली गई, किसकी बहन भाई सब बिछड़ गए थे। उस टाइम पर इस किले की इंपॉर्टेंस थी। जो किसने बनवाया था? कभी पृथ्वीराज चौहान ने, 12वीं शताब्दी में। तो सोचो यहाँ जगह थी, वरना कहाँ रहते बेटा, तब इन किलों में ही रोके गए थे ये। नेक्स्ट पढ़ना, जींद में है जींद का किला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 1775। गणपत को गजपत कर लो, गजपत। गजपत, गज मतलब हाथी। गजपत सिंह ये बेटा लोकल राजा थे। गजपत सिंह ने जींद को जीतने के पश्चात इस किले का निर्माण करवाया। तो जींद का किला किसने बनवाया? गजपत सिंह। और हमारे गोहाना का? पृथ्वीराज चौहान। कौन रखे गए गोहाना के किले में? 47 में पाकिस्तान के पंजाब से भागकर आए गए हिंदू जो थे वो यहाँ पे रखे गए थे। नेक्स्ट चेक करना, जींद का किला गजपत सिंह के बाद सिरसा में राजा सारस का किला। सिरसा सारस, राजा सारस का किला। इसका निर्माण सिरसा के राजा सारस द्वारा, तो उसी के नाम पे सिरसा, सारस सिरसा। हिसार में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह का महल। कौन फिरोज शाह? फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपनी पत्नी के लिए क्या बनवाया था? गुजरी महल, जिसमें उस मस्जिद के सामने लाट, लाट वो खंबा टाइप। पढ़ो, फिरोज शाह का महल। इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1354 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सन टिक कर लो। ये राजा कब बना था? 1351 में, लिख लो यहाँ। सुल्तान बना 1351, 3 साल बाद ही इसने हरियाणा में बनवा दिया। ये सुल्तान बना 1351। जबकि ये किला तुम्हारे यहाँ महल कब बनवाया? हाँ, महल और किले में क्या डिफरेंस होता है? किले का टारगेट होता है रक्षा, उसमें प्राचीर बनी होती है ऊंची ऊंची। महल में ऊंची प्राचीर नहीं होती, उसका मेन टारगेट होता है मजे करना, बढ़िया जिंदगी जीना। उसमें राजा अपना रंग महल बनवाएगा, शीश महल बनवाएगा, जनान खाना बनवाएगा, हमाम बनवाएगा, अपना प्रॉपर लेविश लाइफस्टाइल। लेकिन किले में नहीं होता बेटा, किले में होता है अस्तबल, जहाँ घोड़े बंधे होंगे, जहाँ सेना रहेगी, सेना का खान पान। 2 अलग अलग चीजें हैं ये। तुम्हारे यहाँ किले भी हैं और तुम्हारे यहाँ महल भी है। अब ये फिरोज शाह जो तुगलक है, ये अगर अपना महल बनवाएगा ना तो ये कहेगा आराम के लिए, और किला बनवाएगा तो फिर लड़ाई के लिए। किले बनवाएगा लेकिन दिल्ली में काम करेगा किले पर। देखो यहाँ पर फिरोज शाह का महल, इसका निर्माण तुगलक ने 1354 में करवाया। राजा कब बना था? 1351 में।
गुजरी महल या गुर्जरी महल पढ़ लो। इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुर्जरी की याद में 1356 में, तो पहले अपना बनवाया, फिर इसकी पत्नी ने कहा तूने अपना बना लिया, मेरा भी बना दे, फिर 2 साल बाद इसका भी बनवा दिया, 1356 में करवाया। ये महल आयताकार आकृति में था, दोनों महल एक ही कॉम्प्लेक्स में, टिक कर लो। तो 2 महल बेटा, क्या तुमने देखा नहीं कितने छोटे छोटे महल थे, एक स्टोरी से थे, 5-6 कमरे डाल दिए, ले महल हो गया ये। तब ऐसे ही महल थे, तो एक ही कॉम्प्लेक्स में 2 बना दिए। एक का नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक का, एक का नाम है गुजरी महल। अब जब ये अपने यहाँ रुकता तो भगवान की पूजा भी करता होगा अपने अल्लाह की, तो कहाँ जाता था? मस्जिद। मस्जिद के आगे क्या लगा दी? लाट, तो बन गई लाट की मस्जिद। टिक कर लो ये। एक ही कॉम्प्लेक्स में कहाँ पड़ेंगे दोनों? हिसार में। लाट की मस्जिद भी इसी का पार्ट है, गुजरी महल भी इसी का पार्ट है, और फिरोज शाह का महल भी। मकबरा नहीं है, मकबरा मरने के बाद है, वो फिर दिल्ली में है। नेक्स्ट पे आ जाओ, लाट की मस्जिद, इसी को एक्सप्लेन कर रखा है। यहां लिख लो अशोक, ये एक्चुअल में तो अशोक का पत्थर था, बलुआ पत्थर, अशोक के समय का। फिर पढ़ो, इस मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, ये मस्जिद की बात कर रहे हैं, लाट की बात नहीं कर रहे, 1354 में करवाया। तो अब समझो, अपना महल बनाया 1354 में, फिर अपनी पूजा के लिए क्या बना ली? मस्जिद। महल और मस्जिद एक साथ बनाए, कब? 1354। पहले दिल्ली में कब इसने राजपाट शुरू किया? 51 में। अपनी पत्नी के लिए कौन सा बनवाया? 56 में, गुजरी महल। तो 51 में दिल्ली में, 54 में फिर यहाँ, फिर वहीं अपनी लाट की मस्जिद, और फिर 56 में गुजरी महल। ये टिक कर लो, 1354 में इसका लाट की मस्जिद का। ये मस्जिद लाल बलुए पत्थर से निर्मित है, ऊंचाई 20 फीट। ऑब्लिक कर लो, इसमें एक्चुअली कई मिलते हैं। पता है क्या दिक्कत है बेटा? हरियाणा की चीजों पे किसी ने ज्यादा काम नहीं किया, और देश में सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक काम करती है ना इन सब के लिए, उसका नाम है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बड़ी चीजों पे ध्यान देती है, ये ऐसी छोटी मोटी चीजों में। अब यहाँ तुमने 1000 चीज बना रखी है, देखा था वो एक कैथल वाला था, तो वो कौन देखने आएगा? ऐसे ऐसे तो देश भर में पता नहीं कितने हैं बेटा, सबको नहीं संभालते, ये लिमिटेड चीजों को संभालते हैं। इसने हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान दे नहीं रखा, कुछ कुछ पे ध्यान दिया है। तो ये जो बता रहे हैं लाट की मस्जिद, इसमें ये जो 20 मीटर लिखा है ना, इसीलिए डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि इसकी एक्चुअल ऊंचाई मापने के लिए फिर ऑथेंटिक किसको माने? तो लोकल अपने हिसाब से दे रहे हैं, विदेशी अपने हिसाब से, इसलिए मैं ऑब्लिक में लिख पा रही हूँ। 20 के पास ऑब्लिक में करके लिख लो 45 फीट, कोई सा एक मिलेगा, 45 फीट। और 45 फीट के पास ब्रैकेट में लिखना 13.75 मीटर, 13.75 मीटर। अब इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है कि जो 45 फीट कह रहे हैं, वो पूरी वो जो लंबी थी ना जब अशोक के टाइम की, उसको माप रहे होंगे। फिर उसके 2 टुकड़े टूटे, जिनमें से एक टुकड़ा इस मस्जिद के सामने लगाया, वो कितने फीट का होगा? 20। तो अगर पेपर में दोनों की आ गई तो क्या टिक करके आओगे? 45। वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे अलग अलग, वो हो सकता है 45 और 25 और 75 ऐसे दें, तब टिक करना 45। 45 का मतलब कितने मीटर बताया? 13 हाँ, तो ये अपने दिमाग में रखना कि वो हो सकता है 20 ना पूछ के 45 पूछें। अगर जानबूझ के वो उस टुकड़े की हाइट पूछ रहे हैं जो वहां लगा हुआ है, तो फिर 20, यानी 20 भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है, 13.75 भी आ सकता है, वो मीटर में है। हमें तीनों पता है। अब आगे पढ़ो, हांसी में। हांसी बेटा अब तो जिला बनने जा रहा है, पहले किसका पार्ट था? हिसार का। हांसी में हमारे पृथ्वीराज चौहान ने ना बड़ा सा किला बनवाया था, जिसे कहते हैं हांसी का किला। और वहां पे ना 80 का मतलब होता है बेटा तलवार। कहते हैं तलवार बनाते थे, पूरी एक फैक्ट्री थी तलवार बनाने की, तो उसका नाम पड़ गया असीरगढ़ का किला या असीगढ़ का किला। गढ़ मतलब होता है एक एरिया, ये हमारा गढ़ है, हमारा एरिया है, अपने एरिया को बोलते थे राजा। तो असीगढ़ का किला कह दें, या असीरगढ़ का किला कह दें, या कह दे आसी का किला, या कह दे हांसी का किला, एक ही प्रॉपर्टी की बात है, नाम अलग अलग हैं बस। पढ़ के देखो, हांसी में आसीगढ़ का किला या पृथ्वीराज चौहान का किला। असी का मतलब होता है तलवार, तो आसी का किला, असी का किला, हांसी का किला, असीरगढ़ का किला, ये सब एक के ही नाम है। पढ़ के देखना। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बेटा 1100 कुछ में ही तो थे, तो 12वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में करवाया गया। राजपूत शासक, अंडरलाइन करो, पृथ्वीराज चौहान के लिए बनाया गया। ये किला 30 एकड़, अंडरलाइन कर लो, 30 एकड़ में फैला है।
कुछ इतिहासकार इसे अनंगपाल तोमर द्वारा निर्मित भी मानते हैं, अंडरलाइन कर लो ये भी। अब कुछ मानते हैं, सब नहीं मानते। इसका मतलब ये किला हो सकता है दो में से किसी एक ने बनवाया हो। अनंगपाल पुराने थे बेटा, वो थे 8वीं शताब्दी में, दिल्ली बसाई थी अनंगपाल तोमर ने। और कुछ कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान का है जो 12वीं शताब्दी में, यानी 400 साल का गैप है। अनंगपाल तोमर 736-38 में दिल्ली पे काम कर रहे थे, तो अगर माने उन्होंने बनाया तो कौन सी शताब्दी का हो गया, 8वीं का। लेकिन अगर कहें वो 1191-92 वाले चौहान, तो 12वीं का। यहाँ ऑब्लीक कर लो, 8वीं ऑब्लीक 12वीं। अगर अनंगपाल कुछ की बात मानेंगे तो 8वीं शताब्दी, और अगर ज्यादातर की बात मानेंगे तो 12वीं शताब्दी में हांसी का किला बना। अनंगपाल 8वीं सेंचुरी के थे और पृथ्वीराज चौहान 12वीं सेंचुरी के। 80 का मतलब क्या होता है, तलवार। क्या ये पेज सबकी समझ में आ गया? हाँ, ये याद तब होगा जब समझ में आएगा। इसके आगे पहुंचो बेटा, नेक्स्ट पे है भिवानी। भिवानी में है तोशाम की बारादरी। ये बारादरी क्या है, एक बार बोर्ड पे मैं दिखा देती हूँ तुम्हें। देखो बोर्ड पे देखो सब लोग, एक ऐसे बेटा बड़ा सा सेंट्रल हॉल है, पूरा सेंट्रल हॉल, और इसके चारों तरफ यहाँ पे ऐसे 3-3 ऐसे कमरे से बना रखे हैं, जैसे कमरे हों। तो ये 3 चौके 12 हो गए ना, ये 12 दर है। ये दरवाजे नहीं लगे हुए, कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन नाम पड़ गया। बीच में सेंट्रल हॉल है और कहते हैं यहाँ सिंहासन लगता था पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान एक यंग लड़का था, उसने अजमेर, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के एक बड़ी बेल्ट पे अपना कंट्रोल स्थापित किया। यहाँ के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, और यहाँ पे वो आके ना कभी कभी डिसाइडेड टाइम था, भाई 3-4 महीने में एक बार यहाँ आते थे, और यहाँ उनकी कचहरी लगती थी, तो बैठ के सबकी बातें सुनते थे। लोग बाग आते, भाई हमारे साथ अन्याय हो गया, इसने ऐसा किया, तो फिर वो सजा देते थे। तो इससे कहते थे कि ये पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है, जैसे कोर्ट भरता है ना, ऐसे भरता था ये। यहाँ न्याय का सिंहासन था। खास बात क्या थी, कहते हैं कि ये जो 12 दरवाजे ये लगे हुए थे ना कमरे, इनमें किसी में भी चौखट का वैसे इस्तेमाल नहीं किया गया था, सामने सीधे दिखता था। तो यहाँ लोग बाग बैठते होंगे, जैसे आजकल देखो हमारे मंत्री नहीं, ये जनता दरबार लगाते हैं। देखा तुमने कभी वीडियोस में जनता दरबार लगता है, उसमें क्या करते हैं, एक डिसाइडेड टाइम होता है, भाई बुधवार को 11 बजे फला मंत्री यहाँ आएंगे, तो उस प्रॉब्लम जिसकी उससे जुड़ी प्रॉब्लम है ना, वो अपनी पर्चियां सी ले आते हैं, सब उसमें सब आते हैं, गांव के कोई भी आ सकता है। वहाँ एक ऐसे बड़ा सा हॉल टाइप होता है, उसमें यहाँ पे ऐसे लाइन में बैठे होते हैं मंत्री, एसपी, डीएसपी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अफसर हैं, सब बैठते हैं, एसएचओ वगैरह भी। फिर कोई कहता है जी मैंने इतने दिन से पर्ची दी हुई है, ये मेरी दरखास्त नहीं सुन रहे हैं, ये वो। फिर मंत्री उससे पूछता है, हाँ भाई एसपी साहब क्या एक्शन लिया? फिर कहेगा सर हमने ये किया, ये नहीं किया। तुमने कई बार देखा ना, कई बार डांट लगा रहे होते हैं आईएएस को भी, एसपी को भी। तो ये क्या होता है, जनता दरबार। ऐसे ही ये मान लो, यहाँ जनता आती थी अपनी प्रॉब्लम्स लेके, किस आदमी के सामने, पृथ्वीराज चौहान। तो इससे कहते थे पृथ्वीराज की कचहरी, उनकी सीट थी यहाँ, वो बैठ के न्याय करते थे। तो वही है बेटा ये तोशाम की बारादरी। 12 दर थे यहाँ, 12 दरवाजे थे, कोई चौखट दरवाजा नहीं था, 12 कमरे, बीच में एक हॉल में सब दिखता था। तो बारादरी, तोशाम की बारादरी का निर्माण, अंडरलाइन करो, पृथ्वीराज चौहान द्वारा। चौहान ने कहाँ का किला भी बनवाया है, एक हांसी का और एक हमारे गोहाना का। चौहान बेटा अच्छा लड़का था बहुत, लेकिन वो एक युद्ध के बाद उसकी हिस्ट्री नहीं पता, बहुत काबिल था, 25-26 साल का तो पकड़ ही लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान पढ़ लो के द्वारा करवाया गया। इसे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, अंडरलाइन करो, बारादरी ही कचहरी है। इस बारादरी में 12 दरवाजे थे, बीच में केंद्रीय कक्ष था जिसमें चौखट नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो बारादरी किसने बनवाई मानते हैं? पृथ्वीराज की 3 बड़े स्ट्रक्चर बताना हरियाणा में, गोहाना का किला, हांसी का किला और तोशाम की बारादरी। ऊपर ये लाइन में लिख लो, लिखो पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी, पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी, तीनों लिख लो। अब गोहाना का किला, जिसमें कौन से सन के रेफ्यूजी ठहराए थे तुमने, 47 के रेफ्यूजी। तो गोहाना का किला ऑब्लिक, और बताओ क्या था, हांसी का किला। हांसी के किले में 2 डिस्प्यूट भी हैं, कुछ लोग कहते हैं वो अनंगपाल तोमर का है 8वीं शताब्दी वाले का, हाँ, और कुछ कहते हैं 12वीं का, और एक ही हो गई बारादरी। तो 3 अलग, तीनों के जिले सेम है या अलग अलग? बारादरी कहाँ है, भिवानी में, तो शाम मतलब भिवानी, और असीगढ़ का हांसी हिसार में, और ये गोहाना वाला सोनीपत में। तो 3 अलग जिले हो गए।
चलो नेक्स्ट पढ़ो। गुरुग्राम में शीश महल दिखाया था मैंने अभी, वो शीशे विशे तोड़ रखे थे। फर्रुख नगर का किला उसी को कहते हैं बेटा, उसी का नाम शीश महल है। इसका निर्माण 1733 में, यानी औरंगजेब मर गया था उसके बाद, फर्रुख नगर में, अंडरलाइन करो, मुगल नवाब फौजदार खान ने, फ से फर्रुख नगर, फ से फौजदार खान, इसने फूहड़ नकल बनाई। फ इसकी जिंदगी में है, फौजदार खान, फर्रुख नगर, फूहड़ नकल, क्या लगवा दिए उसमें सारे में, शीशे, उसी का नाम है फर्रुख नगर का किला। महल होगा बेटा, किला है, अच्छा किला लिखा हुआ है, फौजदार खान ने करवाया। नेक्स्ट है रोहतक में महम की बावड़ी, स्वर्ग का झरना, ज्ञानी चोर की बावली। बावली पता है क्या, वो पानी, सीढ़ीदार कुआं, यहाँ किसी ने बेटा पुराने टाइम में बनवाई थी बावली। बाद में यहाँ ना एक ज्ञानी चोर था, कोई ज्ञानी, कहते हैं वो चोर था लेकिन बहुत ज्ञान की बातें करता था, तो ज्ञानी चोर इसमें छिपा करता था, उसका गिरोह था पूरा, जैसे वो अली बाबा 40 चोर की कहानियां है ना, ऐसे। तो यहाँ वो बहुत ज्ञानी आदमी था और लूटता था वो किसी किसी को जो गड़बड़ करते थे, जो पैसे वाले आदमी थे, तो इसका नाम पड़ गया ज्ञानी चोर की बावली। इसी को कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग का झरना, क्योंकि गर्मियों में राहत मिलती थी, पानी था यहाँ। टिक कर लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। महम की मैंने तुम्हें कौन सा चबूतरा दिखाया था, वो 24C, वो राजनीति का था, ये छिपने की जगह थी। तो स्वर्ग का झरना कह दें या ज्ञानी चोर की बावली कह दें या महम की बावड़ी, एक ही बात है। बावली क्या होती है बेटा, हाँ सीढ़ीदार कुआं। 100 रुपए के नोट पर क्या है, रानी की वाव, वो बावली ही तो है, बावली ही है वो, यहाँ लिख लो ये बात, लिखो सीढ़ीदार कुआं। तो 100 रुपए के नोट पर भी है वो बस वो गुजरात पाटन की है, ये हमारी को ज्यादा कोई जानता नहीं है। क्या नाम है हमारी वाली का, ज्ञानी चोर की, स्वर्ग की का झरना, ज्ञानी चोर की बावली, इसी को कहते हैं महम की बावली। जैसे तुम्हारी ये हुएन सांग ने बताया, तुम्हारी कौन सी फेमस जगह है, चनेटी ग्राम का स्तूप, बाकी तो हमें तो नहीं पता था। उसने क्या कहा, कितने मीटर ऊंचा है ये, 8 मीटर। और तुम्हारे वो लंबा सा खंबा स्तंभ कितने का था, 2 है उसके, या तो 45 या तो 20, और मीटर में आ गया तो 13.75। किसने अपना महल बनाया था, कौन था वो आदमी, वो जो दिल्ली से आया था, फिरोज शाह तुगलक। कब बनवाया, 1354। अपनी पत्नी वाला लाट की मस्जिद कब बनवाई, 54 में। दिल्ली कब संभाली, 51 में। चलो नेक्स्ट देखो, इसका निर्माण 1665 में मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में, अंडरलाइन कर लो, 1665 मुगल शासक शाहजहां। 1 मिनट, ये 56 होना चाहिए बेटा, क्योंकि 1658 में तो उसके लड़के ने उसको पकड़ ही लिया था। इसको ठीक कर लो, 56 कर लो इसको। 58 से तो वो जेल में उसमें बंद कर दिया था ना, क्या नाम था इसका, आगरा के किले में एक एरिया में, कि भाई वही बंद रहे। 1656 करना बेटा इसको। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में सूदो कलाल, इसको ठीक करो, कलाल लिख दिया, कलाल, सूदो कलाल द्वारा करवाया गया। तो जिसने ये महम की बावड़ी बनवाई है उसका नाम है सूदो कलाल। और कब बनवाई इसे, 1656। किसका राज था, शाहजहां का। क्या नाम है इसका, कौन यहाँ छिपने लग गए जिनके नाम पे पड़ा, चोरों की, हाँ ज्ञानी चोर की बावड़ी। और चोर का गुंबद कौन सा था, वो जमाल खान, चोर गुंबद थी ना वो, ये है किसकी, ज्ञानी चोर की, उसका नाम ज्ञानी था बेटा, इंटेलिजेंट आदमी था वो। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसको घर जाके 2-4 बार पढ़ के इसको याद कर लेना, बाकी कल पढ़ाऊंगी बेटा। बुक सब लोग ले लेना बेटा, चाहे पुरानी नई बुक रखो अपने पास ताकि पढ़ पाओ।